दोस्तों, आज हम आपको नासिर और उसके पालतू तोते और उसकी खूबसूरत बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने खूबसूरत औरत के साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। पुराने जमाने में नासिर नाम का एक सौदागर था जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। एक बार काम के सिलसिले में वो 4 साल के लिए दूसरे शहर चला गया और अपनी बीवी के पास अपने तोते को छोड़कर गया था ताकि तोता उसकी बीवी से बातें करे, उसका दिल बहलाए और उसका ख्याल रखे। नासिर के जाने के कुछ वक्त बाद तोता दीवारों की मंडेरों पर बैठकर ये कहने लगा कि नासिर की बीवी जानिया है, यानी जिना करती है। ये रात में अपने आशना को बुलाकर रोशनी बुझा देती है। नासिर की बीवी को पत्थर मारो, नासिर की बीवी जानिया है। फज्र का वक्त था। लोग नमाज अदा करने के बाद बाजारों की तरफ जा रहे थे और अपने कारोबार का आगाज करने लगे थे। मगर उस घर की दीवार पर बैठा वो बोलने वाला तोता वैसे तो अक्सर खामोश ही रहता, लेकिन जैसे ही गली में 2-4 लोग आते दिखाई देते तो फौरन ये जुमले दोहराने लगता। पहले तो तोते के अल्फाज पर लोगों ने गौर न किया, मगर जैसे ही नासिर का नाम और जानिया सुना तो एक शख्स ठिठक कर रुक गया। हैरत से उस तोते को देखने लगा जो दिखने में बेशकीमती लग रहा था। उसने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वो उड़कर दूर जा बैठा और यही अल्फाज फिर से दोहराने लगा कि नासिर की बीवी अंधेरे में अपने आशना के साथ जिना करती है। वो शख्स तो घबरा चुका था कि ये कैसा तोता था जो यूं मंडइयों पर बैठकर औरतों के राज फाश करता है। यूं उस शख्स को मंडेर के पास खड़े होकर घूरता देखकर 2-4 लोग और भी वहां पर आ गए और उससे दरियाफ्त करने लगे कि क्यों भाई, इस घर के बाहर क्यों खड़े हो? जानते नहीं ये नासिर भाई का घर है, बड़ा ही शरीफ और नेक शख्स है। आज तक उसने कभी किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा। क्या तुम नहीं जानते कि वो इस घर में अपनी बीवी के साथ रहता है? यूं मंडेर से झांक झांक कर तुम क्या देखना चाह रहे हो? लोगों ने जब उसे तनकीद का निशाना बनाया तो वो शख्स घबरा गया और फौरन तोते की जानिब इशारा करने लगा और बताने लगा कि ये तोता बड़ा अजीबोगरीब है। रोज मंडेर पर बैठकर कुछ इस तरह के अल्फाज कहता रहता है कि मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। ना जाने असल माजरा क्या है। अभी वो 3-4 लोग खड़े ही थे कि इतने में वो तोता एक मर्तबा फिर यही अल्फाज दोहराने लगा था कि नासिर की बीवी जानिया है। लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि इन परिंदों को तो बस सच बोलना ही आता है, जो कुछ देखते हैं वही कहते हैं। ये तोता बोलने वाला तोता है। यकीनन इसने नासिर की बीवी के बारे में कुछ तो ऐसा देखा होगा, तभी तो इस तरह की बातें फैला रहा है। यूं धीरे धीरे वो तोता हर तरफ ये बात फैला चुका था और लोग उस घर से दूर रहने लगे थे। मर्दों ने अपने घर की औरतों को उस घर में जाने पर पाबंदी लगा दी। हर कोई उस औरत को शक की निगाह से देखने लगा था। अक्सर वो तोता सुबह के वक्त ही मंडेर पर बैठा होता। उसके बाद सारा दिन वो कहाँ होता ये किसी को पता नहीं था। लोगों का ये भी कहना था कि शायद ये औरत ऐसी ही है, तभी तो लगता है कि नासिर भी इसे छोड़कर चला गया है। वो तिजारत करने के लिए घर से निकला लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं आया। लोग उस औरत को तरह तरह की बातें सुनाने लगे थे, बुरा भला कहने लगे थे। अक्सर मर्द उसके घर के बाहर इकट्ठे भी दिखाई देते। नासिर को गए हुए 4 साल गुजर चुके थे। उस शहर के बाजार में सौदागरों के काफिले आकर रुकते थे, जब एक दिन उस बाजार में नासिर को देखा गया। 4 साल बाद वो अपने शहर लौट रहा था। लोगों ने नासिर को देखा तो देखते ही पहचान गए, उससे मिलने लग गए, जबकि कुछ लोग तो उसे देखकर तंज करने लगे। तरह तरह की बातें कहने लगे कि कहाँ रह गए थे तुम्हें? अपने घर का कोई होश नहीं था? तुम्हारे बाद तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कुछ तो ख्याल रखते। अगर लंबे वक्त के लिए जा रहे थे तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। यूं अपनी बीवी के बारे में मर्दों के मुंह से बीच बाजार में सुनकर नासिर को गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। वो अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ खरीद कर लाया था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो ये नज़ारा भी देख सकता है, और सारे तोहफे जो वो अपनी बीवी के लिए लेकर आया था, सब कुछ उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुके थे, जबकि तोता यूं ही मंडेर पर बैठा मुसलसल
अपनी जुबान में वही अल्फाज दोहरा रहा था कि नासिर की बीवी जानिया है सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। नासिर एक गैरतमंद और बाइखलाक आदमी था, लेकिन जब अपनी बीवी की हकीकत को 4 साल बाद लौटकर आने पर उसने देखा तो उसे सब्र करना मुश्किल हो चुका था। वो कहने लगा कि अब इस बात का फैसला तो बादशाह ही करेंगे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम पर एतबार करता था, सोचा था कि तुम मेरी अमानत में कभी भी खयानत नहीं करोगी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम मेरे भरोसे के लायक ही नहीं थी। नासिर के घर का ये शोर लोग कान लगाकर सुन रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कुछ कह नहीं सकता था। कुछ लोग बादशाह के पास गए। बादशाह सलामत उस वक्त दरबार में बैठे और वहां पर आने वाले लोगों के मसले मसाइल सुलझा रहे थे। अब लोगों ने बादशाह को नासिर की बीवी के बारे में बताया। बादशाह ध्यान से सारी बात सुन रहे थे। उनके कानों में ये अल्फाज भी पहुंचे थे कि वो तोता बड़ा ही बेशर्म है, अपनी मालकिन के बारे में बड़ी ही बेहया बात करता है। हर कोई उस औरत को बुरी नज़र से देखता है। बादशाह उन लोगों की बात सुनकर थोड़ा खांसने लगे ताकि लोगों की तवज्जो उनकी जानिब हो जाए। जैसे ही सब लोगों ने बादशाह की जानिब देखा तो बादशाह कहने लगे कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे जुमले कसो। कुछ भी कहने से पहले ये बात जहन में रखना कि गईबत और तोहमत इंतहाई गलत फेल समझा जाता है। अगर तुम किसी पर तोहमत लगाओगे तो याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोगों को बादशाह की बात समझ में आई। वो कहने लगे, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे थे, फिर भी हम माजरत चाहते हैं। बादशाह कहने लगे कि तुम एक अफवाह सुनकर 2 कानों को बताते हो और वो 2 कान इस बात को आगे कुछ इस तरह से सुनाते हैं कि जब आगे 4 कानों तक वो बात पहुंचती है तो उसमें और इजाफा हो जाता है और यूं इंसान गुनाहों में धंसता चला जाता है। बादशाह उन लोगों को समझा ही रहे थे कि तभी दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ जिसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नासिर था। नासिर इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रहा था और हाँप रहा था। तेज तेज कदम उठाता बादशाह के सामने हाजिर हुआ। तभी एक शख्स दूसरे का कंधा हिलाकर कहने लगा कि अरे वो देखो नासिर आ रहा है और अपने तोते को भी साथ ला रहा है। अरे ये तो बहुत अरसे बाद नजर आ रहा है, शायद इसे भी अपनी बीवी की करतूतों का इल्म हो गया होगा। तभी सब कुछ छोड़कर वापस आ गया। नासिर लोगों के अल्फाज सुन रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुस्सा जब्त करता हुआ बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ। वो तोता बादशाह सलामत को देखकर फौरन अपने सर को हिलाने लगा और कहने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मेरा सलाम कबूल कीजिए। बादशाह सलामत, आप तो सल्तनतों के बादशाह हैं, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो तोता बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि सभी दरबारियों को तो जैसे सांप सूंघ चुका था। बादशाह भी एक पल को तोते को देखकर हैरान हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। बादशाह ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो तोता उड़ता हुआ बादशाह सलामत के हाथ पर आकर बैठ गया। बार बार अपनी चोंच नीचे करके बादशाह सलामत के गुण गा रहा था। बादशाह सलामत मुस्कुराकर उस तोते की जहानत देख रहे थे। आज से पहले किसी भी तोते को उन्होंने इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा था। बादशाह सलामत उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़े लोग एक पल को उनकी याददाश्त से गायब हो गए। फिर अगले ही पल उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर उठी थी, जो शख्स कोई और नहीं बल्कि नासिर था। बादशाह कहने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इसे तुमसे खरीदना चाहूं तो मैं तुम्हें इसकी कितनी कीमत अदा करूंगा? वो शख्स जो शायद अपना एक संगीन मसला बादशाह की खिदमत में अर्ज करने के लिए आया था, जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो अगले ही पल गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, बादशाह सलामत, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान, ये मेरा पाला हुआ तोता है। इसे मैं हमेशा अपने साथ ही रखता था। मैं इसे बिल्कुल जैसे अपने साए की तरह रखता था। मैं हर बात इसे बताता, लेकिन मैं जिस मसले के तहत आपके सामने हाजिर हुआ हूं, बस यही दुआ है कि मैं वो बात आप तक पहुंचा सकूं। मेरी हैरत पर ऐसी ठेस पहुंची है कि मैं अपना दिल फटता हुआ महसूस कर रहा हूं। बादशाह सलामत और वहां पर मौजूद दरबारी सभी उस शख्स को देखने लगे थे जो इंतहाई गुस्से में और अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। बादशाह सलामत उससे कहने लगे कि क्या बात है,
तुम अपनी बात हमसे बयान करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो शख्स जिसका नाम नासिर था वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूं, लेकिन इस मर्तबा वापसी में इस कदर देर हुई कि 4 साल गुजर गए। मैं एक आम सी शक्ल सूरत का आदमी था, जबकि मेरी माँ ने मेरी शादी जिससे करवाई वो बेहद हसीन लड़की थी। एक पल को तो मुझे हैरत सी हुई जब मैं पहली मर्तबा अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को दुल्हन बने अपने ही कमरे में मौजूद पाया तो घबरा सा गया। बजाय अपनी दुल्हन के पास जाने के, मैं वापस कमरे से बाहर निकल आया और अपनी माँ से कहने लगा कि वालिदा, आपने मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से क्यों करवा दी? मेरी इस बात पर मेरी माँ भी चौंक गई। कहने लगी कि क्यों, क्या हुआ है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की आई है। लेकिन मैंने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा, फिर कहने लगा कि वालिदा, मैं तो आम सी शक्लो सूरत का इंसान हूं, जबकि ये लड़की तो मुझे बेहद खूबसूरत लगती है। इसे तो हसीन तरीन लड़के भी ब्याह कर ले जा सकते थे, फिर इसके घर वालों ने मुझे ही क्यों इसके लिए पसंद किया? मेरी वालिदा को मेरी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो घूर कर मुझे कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिल गई है तो इसकी कदर करो। तुम खरा सोना हो, माल पैसा अच्छा कमाते हो, घर संभाल लेते हो, यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। सब कुछ ज़ाहिरी शक्लो सूरत नहीं होती, बल्कि सीरत भी अच्छी होना चाहिए। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल में वसव से पैदा कर रही थीं। मुझे लग रहा था कि शायद ये लड़की पहले से किसी के साथ ताल्लुक रख चुकी है, या फिर किसी को पसंद करती थी, या फिर इसके माँ बाप ने इसमें कुछ ऐसा ऐब देखा होगा जो इसको घर से चलता करने के लिए इसकी शादी करवा दी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरा दिल खट्टा सा हो गया। अपनी बीवी का सारा हुस्न मुझे फीका सा महसूस होने लगा। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा और उसके साथ काफी सख्ती से पेश आने लगा। गुस्से से उसे अपनी वालिदा की निशानी पहनाई और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें खुशहाल जिंदगी मयस्सर हो तो बेहतर है कि अच्छे से रहना, मेरी माँ की खिदमत करना, और जो मैं कुछ कहूँ वो मानना पड़ेगा। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूं, वरना मैं गुस्से का बहुत सख्त हूं। वो मेरी इस बात पर वो अपना सर नीचे कर चुकी थी। मैं जो जो कहता रहा वो मानती रही, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपनी बीवी के बारे में गलत सोच रहा हूं। ये तो पाक दामन लगती है। मैं खुश हो गया। धीरे धीरे मेरा रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक होने लगा। मेरा ये तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक वहां पर आते, इससे बातचीत करते और खुश हुआ करते। मैं इस तोते को कभी भी घर नहीं लाया था। तोता मेरा पक्का दोस्त बन चुका था। फिर कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहां पर बुलाया था। हफ्तों का सफर था और कठिन सफर था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकता था। इसी दौरान मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। जब से मेरी बीवी मेरे घर में आई थी, आस पड़ोस के लड़के दीवारों से झांक झांक कर हमारे घर देखने लगे थे। शायद मेरी बीवी को देखना चाहते थे। मुझे ये बात बहुत गुस्सा देती। मैंने कितने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, लेकिन मेरी बीवी चूंकि पर्दादार औरत थी, इसीलिए पर्दे में रहती। मैंने तो उसे कभी सहन में भी घूमते नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर भरोसा था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो अपने तोते को अपने घर छोड़ गया। कहकर गया कि मेरे पीछे घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नजर रखना। अगर कोई भी दीवार फलांग कर घर में आने की कोशिश करे या किसी भी तरह का हमला करे तो तुम शोर मचा देना, हकीकत सबको बता देना, ताकि जल्दी से जल्दी लोग इकट्ठा हो सके। मेरा तोता मुझे बहुत वफादार लगता था। तोता कहने लगा कि ठीक है भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं नासिर की बीवी का ख्याल में रखूंगा। इसके बाद मैं बीवी को छोड़कर चला गया और यूं वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा, यहां तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए। और फिर जब मैं घर वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा वो देखकर तो बात मेरी गैरत पर बनाई थी। बादशाह के सामने इतना कहकर नासिर खामोश हो गया। उसका चेहरा तो अभी से ही सुर्ख लाल हो चुका था। ना जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था। तभी सोचकर ही वो इस कदर बिखरा हुआ दिखाई देने लगा था।
तो जब उसने वो मंजर अपनी आंखों से देखा होगा तब उसका क्या हाल हुआ होगा। बादशाह सलामत उसे खामोश देखकर सवाल करने लगे कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। लेकिन नासिर ने गहरी सांस खारिज करके कहा कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बहुत कम कपड़ों की हालत में मौजूद थी, बिस्तर पर लेटी थी और सिसकियां और आहें भर रही थीं। लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई तो फौरन पास पड़े कपड़े से अपना जिस्म छुपाने लगी। जो मंजर मैंने देखा मेरे लिए हैरान कुन था। मेरी बीवी उस वक्त जिस हाल में मौजूद थी, कोई भी शख्स अगर देखता तो शक में मुब्तिला हो जाता। नासिर घबराते हुए बताने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे कमरे से बीवी की किसी और के साथ बातें करने की आवाजें आ रही थीं। कुछ तो वक्त भी ऐसा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था। जिस तरह की आवाजें थीं सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी घबराते हुए अपने जिस्म पर कपड़े लपेट रही थी। उसकी हालत इस तरह की थी कि कोई भी मर्द शक कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तोता, जिसे मैं अपनी बीवी की रखवाली के लिए छोड़कर गया था ताकि वो उसका ध्यान रख सके, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था। उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था और वो फड़फड़ा रहा था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बिलाशुबा वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा तोता भी मुझे बहुत ज्यादा अजीज था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला और अपने तोते के मुंह से इतना मोटा कपड़ा हटाया। मुझे देखकर वो कुछ बोला। मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा तोता, जिसे मैं अपना समझता था, वो कहने लगा कि नासिर, तुम्हारी बीवी जानिया है। तुम्हारी बीवी अपने आशना के साथ रातें गुजारती है। देखो, ये बत्ती बुझाकर अपने आशना के साथ गुनाह करती है। तुम्हारी बीवी जानिया है। बार बार वो यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि मेरी बीवी अचानक मुझे वापस देखकर बजाय खुश होने के उल्टा घबरा चुकी थी। जल्दी से उसने अपने वजूद पर लिबास पहना था और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे। मुझे यकीन नहीं था। मैं आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, मैं उसे थप्पड़ मार चुका था। उसे कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है, कौन था इस कमरे में। मैं बौखलाया हुआ पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठाकर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो उस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी बीवी पर पहले से ही शक था। मेरे जाने के बाद उससे मेरा इंतजार भी न हुआ और वो अपने आशना को बुलाकर अपनी ख्वाहिश उसे पूरी करती रही। इतना कहकर वो शख्स अपना सिर नीचे कर चुका था, जबकि बादशाह सलामत उसकी बात सुनकर जितना हैरान होते उतना कम था। बादशाह सलामत के हाथ पर तोता बैठा कभी बादशाह को देखता तो कभी सामने खड़े अपने मालिक नासिर को देखता। बादशाह ने तोते को देखा और एक मर्तबा फिर तोते से भी यही सवाल किया कि ये नासिर, ये सब क्या कह रहा है? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? अगले ही पल तोता सब कुछ बोलने लगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप पर मेरी जान भी कुर्बान। बादशाह हैरान था कि एक तोता भला ऐसी बातें कैसे कर सकता था। तोते तो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता तो इस कदर शातिर जहनियत रखने वाला था कि खुद से ही सब कुछ बोलता चला जा रहा था। बिलाशुबा ये कोई आम तोता नहीं था। वहां पर बैठे दरबारियों को तो ये शक गुजरने लगा कि कहीं तोते में कोई असेब या जिन्नात मौजूद ना हो जो इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि एक परिंदा कोई भी यूं साफ जुबान में बोल नहीं सकता था। बादशाह सलामत को भी वो परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो अभी तक मंडेर पर बैठकर वो सब कुछ बता रहा था। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और नासिर से कहने लगे कि ठीक है, सबसे तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम 4 साल इस तवील अरसे तक अपने घर से दूर रहो। अगर तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो तुम अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। बहरहाल अब हकीकत क्या है सामने लानी पड़ेगी। तुम्हारी बीवी क्या सच में तुम्हारी अमानत में खयानत कर रही थी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है? सब कुछ बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगा। नासिर यूं सर नीचे किए हुए खड़ा था। कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे बस इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो मैं ये तोता आपको बतौर तोहफा दे दूंगा। बादशाह मुस्कुराए और फिर नासिर से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे महल में ही रहेगा। तुम वापस जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो।
वो शख्स यानी नासिर हैरान था। कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा तो उस औरत को देखने को भी जी नहीं चाहता। मेरा बस नहीं चलता। मैं इसी वक्त उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दूं, और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊं और अपना रवैया दुरुस्त करूं। बादशाह सलामत ने इस मर्तबा गहरी नजरों से उस शख्स को देखा। फिर कहने लगे कि मैं जो कह रहा हूं तुम उस पर अमल करो। हकीकत बहुत जल्द खुलकर तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम जाओ, अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो, अपने रवैये पर उससे माजरत करो। वो शख्स इंतहाई दिलबर्दाश्ता लग रहा था, उलझन खा रहा था, लेकिन चूंकि बादशाह सलामत का हुक्म था इसलिए उसने ये हुक्म मानना ही था। कहने लगा कि जो हुक्म आपका। इतने में वो तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि बादशाह ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और सिपाही को हुक्म दिया। सिपाही जल्द ही वहां पर एक पिंजरा ला चुका था और तोते को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया। वो पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, शोर मचा रहा था और ये कह रहा था, मुझे नासिर के साथ जाने दो, मैं नासिर के साथ जाना चाहता हूं। नासिर, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर नासिर वहां से जा चुका था। वो तोता जो कुछ बोल रहा था और जैसे जैसे कह रहा था। बादशाह सलामत सब कुछ सुन रहे थे। फिर अपना भेस बदला और आज की रात वो नासिर के घर जाने वाले थे और देखने वाले थे कि उस घर में होता क्या है। कुछ ऐसा था जो उनकी नजरों से अभी तक नहीं गुजरा था। तोता जो कुछ बता रहा था वो आधा सच था। मुकम्मल सच क्या था वो बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला था। रात होते ही बादशाह सलामत ने अपना भेस बदला और भेस बदलकर नासिर के घर की जानिब जाने लगे। घर के पास पहुंचकर बादशाह सलामत ने आसपास का जायजा लिया। ये घर वाकई में अपने जमाने का एक आलीशान घर था। साफ जाहिर था कि नासिर ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर पर लगाया था। बादशाह सलामत आसपास देखने लगे और फिर उन्होंने दीवार फलांग कर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वो जो कुछ करने वाले थे वो गलत था। मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के भी दरवाजे से कान लगाकर हकीकत जानने की कोशिश करना बहुत गलत है। लेकिन बादशाह सलामत तभी फैसला करते थे जब वो मुकम्मल तौर पर हकीकत से आगाह हो सकते थे। लेकिन क्योंकि सिर्फ नासिर की बात सुनकर वो फैसला नहीं सुना सकते थे, उन्हें साथ ही उस ताजिर यानी नासिर की बीवी से भी हकीकत जानना थी। उसके बाद ही वो इंसाफ कर सकते थे। बादशाह सलामत ने धीरे से दीवार फलांग कर घर में कदम रखा था। घर में बिल्कुल खामोशी थी। यहां पर सिवाय उन दोनों मियाँ बीवी के और कोई भी मौजूद नहीं था। बिल्कुल खामोशी थी जो छाई हुई थी। घर में फिलहाल तो गोया किसी शख्स की मौजूदगी का कोई एहसास ही नहीं था। मगर बादशाह सलामत ने जैसे ही कमरे के बाहर से गुजरना चाहा तो उन्हें अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज नासिर की भी थी, जो शायद अपनी बीवी से बात कर रहा था। बादशाह ने दीवार से कान लगाया और फिर जो कुछ अंदर वो बातें कर रहे थे बादशाह सलामत सुनते रहे। वो ऐसी बातें नहीं थीं जो मियाँ बीवी तन्हाई में करते हैं। बहरहाल जो कुछ वहां पर हुआ और जो बातें की गई, बादशाह सलामत सबको जहननशी कर चुके थे। इससे पहले किसी को शक होता कि इस घर में नासिर और उसकी बीवी के अलावा भी कोई मौजूद है, उससे पहले बादशाह वापस अपने महल में आ चुके थे। अगले रोज वो शख्स यानी नासिर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ था। कहने लगा, बादशाह, आपने जो कुछ मुझे कहा था मैंने किया। आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी के साथ अपना रवैया भी दुरुस्त रखा। उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी रंजिश है और मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं। उसे यही महसूस करवाया कि मैं उसकी हर गलती को माफ कर चुका हूं और मैं एक गलत फहमी का शिकार था। बादशाह सलामत ने सर को हिलाया और फिर कहने लगे कि ठीक है। तभी दरबार में सिपाही दाखिल हुआ था, जिसके साथ एक 60 साला बुजुर्ग भी मौजूद था। एक पोटली उन्होंने अपने कंधे पर रखी हुई थी और एक लाठी टेकते हुए वो दरबार में दाखिल हो रहे थे। नासिर भी एक पल को मुड़कर उन्हें देखने लगा। आखिर ये शख्स कौन था? बादशाह सलामत ने उस शख्स का तारुफ करवाया। कहने लगे, ये परिंदों का माहिर तबीब है। ये न सिर्फ परिंदों के अमराज से वाकिफ है बल्कि परिंदों की बोलचाल, नस्ल और जहनियत से भी वाकिफ हैं। दरअसल इसको खास तौर पर बुलाया गया है उस तोते के लिए ताकि हकीकत अच्छी तरीके से सामने आ सके। नासिर सर नीचे कर चुका था। बादशाह सलामत से कहने लगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है?
मेरी बीवी के उस अशना का कैसे पता चलेगा कि वो किसके साथ ताल्लुक बनाती रही है। इसके बाद सिपाही भी वहां पर पिंजरा लेकर आ चुके थे। जैसे ही तोते ने नासिर को देखा तो एक मर्तबा फिर दरबारियों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, नासिर की बीवी तो बदकार है, नासिर की बीवी बहुत गंदी है, ये तो हर रात एक नए अशना के साथ वक्त गुजारती है। इतना सुनना था कि नासिर एक मर्तबा फिर आग बगूला हो गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, ये देखिए, ये तोता क्या कह रहा है। मैं तो पहले एक अशना का ही सोच सोच कर घबरा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूं, उसकी बोटी बोटी करके गली के आवारा कुत्तों को खिला दूं, और ये मेरा तोता मुझे बता रहा है कि मेरी बीवी तो हर एक नए मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करती रही है। इतना सुनकर ही नासिर दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। बादशाह ने उसे खामोश रहने का कहा। उन्हें कल रात का मंजर याद आने लगा, जो कुछ उन्होंने वहां पर देखा था। कल रात जब बादशाह उसके घर में गए थे तो उस शख्स की बीवी एक जानिब को बैठी हुई थी। नासिर जब उसके करीब गया तो वो फौरन खौफजदा हो रही थी। घबराते हुए अपने शौहर को कुछ कहने लगी थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना, मैं तुम्हारे लिए आज भी वहीं पाकदामन हूं। लेकिन बजाय अपनी बीवी के साथ सख्ती से पेश आने के उसने अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादशाह सलामत ने कहा था। इसके बाद नासिर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गलतियों को दरगुजर करता हूं। फिलहाल मैं तो 4 साल बाद यहां पर आया हूं, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। बादशाह सलामत ने उसके बाद उनकी कुछ बातें सुनी और फिर वहां से वापस अपने महल में आ चुके थे। कुछ ना कुछ हकीकत उनके सामने ही आ चुकी थी। बादशाह सलामत उस शख्स की बीवी की भी बात सुन चुके थे कि वो औरत किस मिजाज की मालिक है, लेकिन उसके साथ ही कई खदशात भी खड़े हो चुके थे। बादशाह सलामत नासिर की बीवी को बुलाकर हकीकत जानना चाहते थे। नासिर तो जिस कदर जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहा था, उसे देखकर तो बादशाह सलामत को ये डर होने लगा कि कहीं नासिर गुस्से से पागल ही ना हो जाए। वो परिंदों का माहिर तबीर तोते के साथ कितनी ही देर बातें करता रहा, उसे कुछ बताता रहा और सुनता रहा। फिर तोते को लेकर जो मालूमात उसके जहन में आई और जो कुछ उसे मालूम हुआ, उसने बादशाह सलामत को अलग कमरे में बुलाया और बुलाकर सारी हकीकत उसने बता दी। बादशाह सलामत जितना हैरान होते उतना कम था। उन्होंने उस तबीब से कहा कि तुम उस तोते को अपनी निगरानी में रखो, फिर एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें इस तोते के साथ बुलाऊंगा। वो तबीब तोते को अपने साथ लेकर वहां से चला गया था, जबकि बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नासिर पर नजर रखो, जब ये अपने घर से जाए तो उसकी बीवी को दरबार में लेकर आओ। अगले रोज ऐसा ही हुआ था। बादशाह सलामत उस वक्त अपने दरबार में मौजूद थे जब सिपाही ने इत्तला दी कि नासिर अपने घर से निकल चुका है। बादशाह सलामत ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और उसकी बीवी को यहां पर दरबार में लेकर आओ। बादशाह सलामत इस इंतजार में थे कि यकीनन आज वो दोनों का फैसला सुना देंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, वो तो साथ आने को तैयार नहीं है। उसका कहना है, मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में कहीं जा ही नहीं सकती। अगर बादशाह को मुझसे मुलाकात करनी है तो वो यहां आ जाए। मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं करूंगी, वरना वो एक मर्तबा फिर मुझ पर शक करेगा। बादशाह सलामत सोच में पड़ गए थे। उस औरत के अल्फाजों की बादशाह सलामत ने कदर की और कुछ देर बाद अपना भेस बदलकर घर के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो उस औरत ने फिर दरवाजा ना खोला, लेकिन जब उसने अंदर ही से कड़क आवाज में आकर पूछा कि कौन है, तो बादशाह सलामत ने जब अपना तारुफ करवाया तो वो घबरा सी गई। पहले कहने लगी कि मेरा शौहर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, आप यहां से चले जाएं। लेकिन जब बादशाह ने अपना तारुफ करवाया तो उसने अंदर आने की इजाजत दे दी और खुद पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। बादशाह सलामत कहने लगे, बेहतर है कि तुम मुझे हकीकत बताओ, क्योंकि अगर मुझे हकीकत का इल्म हो गया तो ही मैं एक बेहतर फैसला कर पाऊंगा। मगर वो औरत सटपटासी गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो एक परिंदा है, बेअक्ल है, उसे क्या खबर क्या कहना है क्या नहीं, और आप उसकी बातों में आकर मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। इससे तो बेहतर था कि मैं मर जाती। मगर बादशाह सलामत कहने लगे कि ये मौका इन सब बातों का नहीं है।
तुम मुझे हकीकत बताओ कि सचमुच तुम्हारी शादी से पहले किसी के साथ कोई रिश्ता था? तुम किसी को पसंद करती थी, या फिर तुम्हारे शौहर से तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी के बगैर हुआ? फिर उन 4 सालों में तुम्हारे शौहर के जाने के बाद किसी आशना ने तुम्हें इस कदर वर्गलाया कि तुम उसके साथ गुनाह करने पर मजबूर हो गई? सच्चाई क्या है बताओ। औरत घबरा चुकी थी, रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम तराशी मत कीजिए। पहले ही मेरा शौहर मेरे किरदार को लेकर शक में है। बादशाह सलामत ने उसे ये भी बता दिया था कि तुम्हारा शौहर मेरे पास भी आया था। वो तो तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा करना चाहता था। वो तुम्हें इबरत का निशान बनाना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर वो भी खामोश है। मेरे सामने ना ही झूठ चलेगा और ना ही मक्कारी। बेहतर है जो सच है वो मुझे बताओ, ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर अपना अंजाम याद रखना। वो औरत रोने लगी, रोते हुए बादशाह सलामत को देखने लगी, लेकिन मुंह से कुछ भी ना बोली थी। मजबूरन बादशाह सलामत को ऐसे ही वापस आना पड़ा, क्योंकि वो औरत के साथ किसी भी तरह की सख्ती नहीं करना चाहते थे। उसकी खामोशी और आंखों में आंसू देखकर बादशाह सलामत जान चुके थे कि ये औरत बहुत बेबस हो चुकी थी। शायद उसे अपने हुस्न पर इस कदर गरूर था कि उसने शादी हो जाने के बाद अपने हुस्न का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। फिर हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करती हो, और माँ बाप ने उसकी शादी नासिर से करवा दी, जो कि आम शक्लो सूरत का था। कई तरह के वसवसे थे जो बादशाह के जहन में आ रहे थे। जब उन्होंने इस बारे में अपने वजीर से बात की तो वजीर भी उन्हें कई तरह के मशवरे देने लगा, लेकिन हकीकत क्या थी वो अभी तक खुलकर उनके सामने आ ही नहीं पाई थी। रोजाना नासिर बादशाह सलामत के दरबार में चक्कर लगाने लगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, आखिर कब इंसाफ दिलाएंगे? कब मेरी जान उस औरत से छूटेगी? मैं मजीद उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर में भला कैसे देख सकता हूं जो कि मेरी अमानत में खयानत कर चुकी हो, जिसका गवाह एक परिंदा भी हो। बादशाह ने 1 हफ्ते बाद तबीब को बुलाया और तबीब से कहा कि तोते को लेकर आना। दरबार लग चुका था। सुल्तान ने सिपाही भेजकर दोनों मियां बीवी को दरबार में आने का हुक्म दिया था। दोनों मियां बीवी दरबार में आ चुके थे। उसी वक्त वहां पर वो तबीब भी हाजिर हो गया। पिंजरा उसके पास मौजूद था, लेकिन ढका हुआ था। जैसे ही पिंजरे को सामने रखा गया और बादशाह ने पिंजरे से कपड़ा हटाने का कहा, तो नासिर तो जैसे अपने तोते की याद में गुल ही गया था। जैसे उसने तोते को देखा तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। हर कोई बेताब था कि एक मर्तबा फिर नासिर की बीवी को देखकर तोता वही बात बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही तोते ने नासिर की बीवी और नासिर को देखा तो अगले ही पल वो कहने लगा कि नासिर की बीवी ने मुझसे निकाह किया है। नासिर की बीवी अब नासिर की नहीं, बल्कि मेरी बीवी है। नासिर मेरा दुश्मन है। नासिर अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझसे जंग करने लगूंगा। तेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तू होता कौन है मेरी बीवी के साथ खड़ा रहने वाला? ये सुनकर तो दरबारी हैरत में मुब्तिला हो चुके थे, जबकि नासिर गुस्से से आग बगूला हो चुका था। कहने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक परिंदे हो, ये मेरी बीवी है। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? लेकिन वो तोता कहने लगा, तुम चुप करो। जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। मैंने इससे निकाह किया है। बादशाह सलामत ने मेरा निकाह पढ़वाया है, तो मेरी बीवी से दूर हो। नासिर हक्का बक्का खड़ा था। कुछ देर बाद ही वहां पर उस इलाके के और भी लोग आने लगे, जो कि उसी इलाके में रहते थे जहां पर नासिर रहता था। उस मोहल्ले के कई मर्द और औरतें वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। बादशाह के कहने पर उस इलाके के लोगों को वहां पर बुलाया गया। नासिर हैरत से कभी उन लोगों को देखता, कभी बादशाह सलामत को। नासिर सोचने लगा कि बादशाह सलामत ने मेरे मामले को एक तो लटका रखा है, कितने रोज से मुझे टाल रहे हैं। शायद इनसे मेरा फैसला हो ही नहीं पा रहा। नासिर वसवसों में घिरने लगा था। अचानक बादशाह ने वहां पर खड़े लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया कि बताओ, तुम्हारे साथ कैसा कैसा मामला पेश आया है। सभी लोग कहने लगे कि बादशाह सलामत, आज से कुछ साल पहले हमारे इलाके में एक अजीब सा माहौल बन चुका था।
ऐसा अजीबोगरीब चोर हमारे मोहल्ले में आ चुका था जो हमारी चोरियां करने लगा। हम रात को सोते तो सुबह हमारी कोई ना कोई चीज गायब होती। पहले तो सब लोगों ने यही समझा कि डाकू है। चौकीदारी के लिए भी हमने कुछ गुलामों को खड़ा कर दिया, लेकिन आज तक वो चोर हत्थे नहीं आया था और लोगों की कीमती चीजें चोरी होने लगी थीं। ताज्जुब की बात तो ये थी कि न जाने चोर डाकू कौन था जो बड़े ही चुपके से कमरे में दाखिल हो जाता और सिर्फ सोने की अंगूठी, सोने के अशर्फियां ही चोरी किया करता था। धीरे धीरे लोग रातों को जागने लगे और दिन को सोने लगे। कुछ रोज के लिए तो हमारे इलाके में सुकून आ गया, लेकिन फिर दिन दिहाड़े लोगों की आंखों के सामने ही चोरियां होने लगी थीं। न जाने हमारी चीजें कहाँ गई, लेकिन इससे भी बढ़कर जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि एक रोज जब हम लोग सुबह सुबह उठे और फज्र की नमाज अदा करने लगे तो हमारे दरवाजों पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो देखा दरवाजे के बाहर हमारी वो चीजें जो कुछ अरसा पहले चोरी हो चुकी थीं वापस आ चुकी थीं। न जाने वो कौन शख्स था जो सीधे रास्ते पर आ चुका था और हमारी चोरी की चीजों को वापस रख चुका था। हमने तो यही समझा कि हो सकता है बादशाह सलामत ने उस शख्स को सजा दी हो और सुधर चुका हो। बहरहाल हम उस वाक्य को भूल गए। जब ये सब बातें हो रही थीं तो वो औरत जो नासिर की बीवी थी वो घबराई हुई खड़ी थी। उसकी घबराहट देखकर बादशाह सलामत को शक पड़ा। उसे कहने लगे कि नासिर की बीवी, ये लोग तो अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं, अब आगे की हकीकत तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? वो घबराकर सिर नीचे की खड़ी थी, थर थर कांप रही थी, जबकि उन लोगों की चोरी से नासिर की बीवी का क्या चक्कर था ये नासिर भी समझ नहीं पा रहा था। अगले पल नासिर के जहन में झमकते होने लगे। नासिर घबराकर कहने लगा, बादशाह सलामत कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी जानिया होने के साथ साथ चोरी भी करती हो? बादशाह सलामत ने हाथ खड़ा करके उसे खामोश करवा दिया और कहने लगे कि खामोश रहो, हकीकत तुम्हारी बीवी ही बताएगी। पहले तो वो रोने लगी, फिर घबराते हुए उसने तोते की जानिब इशारा कर दिया। कहने लगी, बादशाह सलामत, जब मेरा शौहर काम के सिलसिले में चला गया और अपने तोते को मेरे पास छोड़ गया, पहले तो मैं बहुत घबराई, बहुत रोई कि मैं घर में अकेली हूं, इतना वक्त कैसे गुजारूंगी, ना जाने मेरा शौहर कब वापस आएगा। फिर धीरे धीरे मैं इस तोते के साथ बातें करने लगी। मैंने इस तोते के साथ अपनी गहरी दोस्ती बना ली। फिर तोता बार बार मुझे कहता कि मुझे पिंजरे से निकाल लो, और मैं उसकी बातों में आकर उसे पिंजरे से भी निकाल चुकी थी। ये पिंजरे से तो निकल गया, लेकिन कभी उड़कर या फिर छोड़कर ना गया। ये मुझसे बातें करता रहता और मैं इसे अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती रहती, लेकिन दिन के एक बड़े हिस्से में गायब हो जाता और फिर वापस आ जाता। सारी सारी रात कहाँ जाता मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक रोज जब मैंने गौर किया तो ये तोता घर के हिस्से में एक जानिब कच्ची मिट्टी खोदकर वहां पर कुछ दबा रहा था। जैसे ही वो तोता उड़ गया तो मैंने उस मिट्टी को खोदकर देखना चाहा। देखा तो उसमें सोने की बहुत से अंगूठियां, मालाएं और सोने की अशर्फियां मौजूद थीं। मैं घबरा गई कि ये सब कुछ क्या है। मैंने तो जब उस पर नजर रखी तो हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मैंने उस तोते को बहुत डांटा, उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सजा के तौर पर उसे खाना भी ना दिया। वो मुझे धमकियों देने लगा था। ये इस कदर शातिर जहन का था कि इसने पिंजरे को न जाने कैसे खुद से ही खोल लिया और फिर मंडेर पर बैठकर इसने मेरे खिलाफ जुमले कसना शुरू कर दिए और मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगा और लोगों को सुनाने लगा। इस तोते ने जिस इंसान का जो सामान चुराया था, मैंने रात के अंधेरे में उनके दरवाजों पर उनका सामान रख दिया, लेकिन ये तोता मुझ पर हमला करने लगा। इस तोते को मैंने बांध कर रखा था ताकि ये दोबारा ये कहीं जा ना सके, लेकिन इस तोते ने इस पिंजरे में बंद होने से पहले मुझ पर हमला कर दिया था। अपनी बारीक चोंच से इसने मुझ पर हमला किया, मेरे जिस्म पर जगह जगह कट लगाए। मैं लिबास पहनती तो मेरे जिस्म पर जलन होती, इसलिए मैं बेलिबास होकर चादर ओढ़े लेटी हुई थी और दर्द से कर्राह रही थी। लेकिन मेरा शौहर ना जाने क्या समझ बैठा। मेरे करहाने से शायद वो ये समझ बैठा कि कमरे में कोई और भी है। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। सारी फसाद का जड़ सिर्फ और सिर्फ तोता था। वो परिंदों का तबीब भी वहां पर मौजूद था। वो यही कह रहा था कि ये तोता
इंतहाई आला जहनियत का मालिक है। इसका मजीद इंसानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये लोगों के घर तक उजाड़ सकता है। वही नासिर के सामने जब हकीकत खुली तो वो सर पकड़कर बैठ चुका था। कहने लगा कि मेरे लिए सब कुछ यकीन करना इंतहाई ही मुश्किल है। जबकि उसकी बीवी एक तरफ बैठी रो रही थी। उसने तो गुनाह ही किया नहीं था। नासिर ने अपने तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। तोता वहीं पर फड़फड़ाकर मर चुका था। जबकि बादशाह सलामत ने गहरी सांस लेकर लोगों को बस यही पैगाम दिया कि कभी भी एक मानूस करदा जानवर या परिंदे के इशारों पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, ना ही किसी शख्स को इतनी अहमियत दो कि वो दो लोगों में फूट डाल सके। नासिर अपनी बीवी से शर्मिंदा था, तोता तो मर चुका था। नासिर बीवी से माफी मांगकर बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से चला गया। और इस तरह ये कहानी पूरी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया।